बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला नियाज़। क्योंकि यहाँ सब बिकता है, कैसे बिकता है, किस तरह से बिकता है, ये सब जानने के लिए मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्स से करवाऊंगी जिनको अरसा हो गया है प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हुए। 34 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, मेजर रिटायर्ड रफीक हजरत। कहा यह जाता है कि फाइल का रेट सुबह में कुछ होता है, शाम में कुछ होता है। अगर सुबह में फाइल जब वो 50 लाख की है, शाम में हो सकता है वो 55 लाख पे चली जाए, हो सकता है वो 45 लाख पे आ जाए। ये जो स्पेकुलेशन है ट्रेडिंग में ये होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त ऐसा नहीं था। इट वाज जस्ट बिगिनिंग ऑफ रियल ट्रेड आई वुड से डिपार्टमेंट, और उसमें बहुत स्लो राइज हो रहा था, लेकिन हो रहा था। एवरीबडी न्यू कि इसमें इम्प्रूवमेंट होगी, इसमें बेहतरी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं था कि अभी 50 लाख है तो शाम को 55 लाख हो जाएगा। नो, इट वाज अ वेरी ग्रेजुअल इंक्रीज, और बड़ा रीअश्योरिंग होता है वो कस्टमर के लिए कि जी मैं जो चीज़ ले रहा हूँ उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज आ रही है। और वो ऐसा ही था, कोऑपरेटिव बैंक चूंकि पंप कर रहे थे पैसा इनटू रियल ट्रेड, तो ऐसा होता था कि फॉर एग्जांपल आज एक चीज़ 1 लाख की बिकी है तो कल 1,01,000 की होगी या 1,02,000 की होगी। ये नहीं मैंने हमको सुना था कि 1 लाख की चीज़ जो है ना अगले दिन 1.5 लाख की बिक्री हो। और इसी स्टेबिलिटी की वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ टिल 90। उस वक्त जाके कोऑपरेटिव बैंक को कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से 90 में जाके कुछ जो है ना वो मार्केट स्लो हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जब मैं फाइल का जिक्र करता हूँ तो मैंने इसलिए जिक्र किया कि मेरे लिए एक नौविस आदमी के लिए, एक न्यू कमर के लिए ये बड़ा इजी काम था कि मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता था दफ्तर में बैठ के। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हमने प्लॉट्स का काम नहीं किया। एक्चुअली जो ऑन ग्राउंड प्लॉट थे वो सबसे बड़ी एश्योरेंस होता है। जो उस वक्त की फाइल थी वो जरा डिफरेंट किस्म की फाइल थी। वो फाइल थी जो नंबर ऑफ प्लॉट ग्राउंड पर थे उन्हीं की फाइलें थी। अभी जो फाइलें बिकती हैं इनके ऊपर नंबर लगना होता है, आपको पता नहीं होता मेरी क्या लोकेशन है। लेकिन उस वक्त जो फाइलें थी उनके लोकेशन को भी आपको पता था, बकायदा उसके ऊपर प्लॉट नंबर दिया होता था। लेकिन फॉर द ईज ऑफ सेलर एंड द बायर उसके ऊपर ओपन कर देते थे कि ठीक है आप जब चाहें इसको दूसरे नाम पर ट्रांसफर करा लें। हमने ऑन ग्राउंड प्लॉट्स का भी किया, बहुत अच्छा काम किया। और आप यकीन करें कि यहाँ DHA के प्लॉट के साथ साथ चूँकि मेरा एक विलेज का बैकग्राउंड था, मैं वहाँ का रहने वाला था, और फिर हमने ज़री ज़मीनों का भी कारोबार किया, हमने इंडस्ट्रियल एरिया का भी कारोबार किया। और मैं समझता हूँ कि कुछ अहबाब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आया बैठा और कारोबार शुरू हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप लाहौर की मार्केट को, लाहौर के प्रॉपर्टी के बिजनेस को कहाँ देखते हैं? लाहौर की मार्केट है प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी है। इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, इट हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और मैं समझता हूँ कि आजकल जो एनवायरनमेंट बन गया है और उसके जो वजूहात हैं हम सबको पता है कि एक तो बैंकों के इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, प्लस जो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज दिया है उसमें जो हमारा जो कास्ट ऑफ ट्रांसफर थी वो कम हो गई है, एक्सपेंसेस कम हो गए हैं। और फिर वो एक जो एमनेस्टी इसके साथ साथ है कंस्ट्रक्शन के शोबे को और उसके साथ रियल एस्टेट के शोबे को भी। तो ऑल इन ऑल ये आइडियल सिचुएशन बन गई है पिछले साल से। और आपने देखा है कि पिछले साल जून के मुकाबले में अभी कीमतें ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज कर चुकी हैं। क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि जो लोग थोड़ा बहुत भी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और जिनकी ख्वाहिश है प्रॉपर्टी लेना, अगर आज उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो वो कभी जिंदगी में प्रॉपर्टी में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर। सर आप अपने क्लाइंट बनाने वाली बात कर रहे हैं, सुनने में तो ये आ रहा है कि मार्केट बहुत ठंडी पड़ी हुई है। मार्केट इज वेरी गुड। आपको यू हैव टू बी वेरी चूजी, यू हैव टू चूज द राइट प्रोडक्ट, राइट टाइप ऑफ द प्लॉट। मैं अभी डिफेंस में भी काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस से बाहर भी काम कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कल कबीर टाउन के साथ मैं मुंसलिक हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मार्केट है, जो बायर है उसको प्रॉफिट मिल रहा है और उसको इंसेंटिव मिल रहा है। और हमें इंसेंटिव को कंपेयर करना चाहिए किसी और इन्वेस्टमेंट शोबे के साथ और पर्टिकुलरली बैंकों के साथ। हमारा जो इन्वेस्टर है चाहे वो ओवरसीज है चाहे वो पाकिस्तानी है, आज भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छी रिटर्न मिल रही है, सिक्योर सॉर्ट ऑफ उसकी ये जो एक इन्वेस्टमेंट है। DHA में भी प्रॉफिट अभी भी चल रहा है, अभी भी बाइंग हो रही है, अभी भी सेलिंग हो रही है। इसी तरह से DHA से बाहर जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं वहाँ भी हो रही है। तो बिल्कुल अगर कोई दोस्त ये अंदाज़ा लगा रहा है कि जी वो मार्केट स्टैटिक हो गई है और उसमें कोई प्रॉफिट नहीं रहा, तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल गलती पर है। बिल्कुल उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी मैं देखता हूँ कि अगर लेट से एक हफ्ते में एक चीज़ 50 की बिक रही है तो अगले हफ्ते 51 की तो जरूरी हो जाती है वो अगले हफ्ते। यस, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर 1 लाख रुपए आपके जेब। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। प्रॉपर्टी कैसा बिजनेस है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द राइट प्रोडक्ट। सो कैन यू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ राइट प्रोडक्ट and how we find the right product? बिल्कुल आपने सही कहा कि यही तो मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी हमारे बायर्स हैं अगर वो ये फैसला करके घर से निकलें, वो रिसर्च करके घर से निकलें, वो अपने ज़हन में कोई आइडिया लेके निकलें, सबसे पहले तो उसकी नीड क्या है।
अपनी नीड को उसने देखना है, उसने इन्वेस्टमेंट करनी है प्योरली, या उसने घर के लिए या अपनी फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए कुछ बनाना है, तो वो उसको सामने रखने। दोस्तों उसका बजट क्या है। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कहाँ उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी और इंटरेस्ट जो है ना बेहतर लुक आफ्टर होगा। मैं समझता हूं कि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि सिर्फ इश्तिहारात के ऊपर प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं। उनके लिए बात का बहुत सख्त डिसअपॉइंटमेंट भी होती है और वो बहुत सारी गलत जगहों के ऊपर अपने जो है ना पैसे जो है ना वो डंप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो श्योर इन्वेस्टमेंट है वो DHA का नाम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, वो जहां बैठ के आप भर्ती जो है ना कर रहे हैं, लेकिन वहां भी आपको ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली किसी को बिलीव नहीं करना चाहिए। आप 2, 4, 6 लोगों के साथ बात करें, फिर आप अपना जो है ना वो ज़हन बनाएं कि ये जो मैं चीज़ खरीदना चाह रहा हूँ, मैंने 6-5 लोगों से चेक कर लिया तो ये उसके राइट प्राइस है। यानी ज़हन बनाए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा आपके पास अपना ज़हन बना के आया हो कि यार मैं जाके कोई घर लेता हूँ अपना, और आपने उसका इन्वेस्टमेंट का ज़हन बना दिया हो अपना कमीशन रखने के चक्करों में? नहीं, ये जो प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है कि ऐसा होता है, होता है। हाँ। कोई दोस्त ज़हन बना के आया कि मैंने डिफेंस में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन जो डीलर है वो बहुत ज़्यादा अपनी कैलकुलेशन कर रहा होता है, उसका अपना एक एस्टिमेट होता है, और वो वहाँ से उठा के किसी वक्त उसको बैरगे में ले जाता है, किसी को लेक सिटी में ले जाता है, किसी को अल्कबी टाउन में ले जाता है, किसी को इत्तेहाद टाउन में ले जाता है। लेकिन बाज़ कस्टमर आते हैं स्ट्रेट अवे दे वुड रिफ्यूज टू गो आउट ऑफ डिफेंस। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो बात ही DHA के करें, हमने लेना ही यहाँ पर है। तो बाज़ का डीलर एक ऑनेस्ट जो उसका एस्टिमेट है वो दे रहा होता है, बात का आपको पता है कुछ इंटरेस्ट होते हैं उसके तहत भी वो कर रहा होता है। लेकिन अभी DHA के मुकाबले में ऐसी सोसाइटीज़ डेफिनेटली आ गई हैं जो अपनी डेवलपमेंट की वजह से, अपनी जो डिलीवरी है उसकी वजह से, अपने अच्छे जो प्रोडक्ट हैं उनकी वजह से, और ख़ास तौर पर जो छोटे प्रोडक्ट हैं 3 मल्ला, 5 मल्ला, 10 मल्ला, उसमें बहुत सारे और कंपटीटर्स आ गए हैं जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल DHA में 3 मल्ला का होता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि DHA बिल्कुल एक गारंटी है, एक सेफ्टी है, एक सिक्योरिटी है, लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत से अपना नाम अच्छा किया। DHA एक गारंटी तो है, लेकिन DHA हर किसी के बस की बात भी तो नहीं है ना। आप मुझे ये बताएंगे, अगर आप DHA में 5 मरले का प्लॉट लेट सपोज आप लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए अगर प्लॉट लेना है? बिल्कुल, आपने प्लॉट लेना है तो अगर लेट से 9 प्रिज्म में सबसे सस्ता है 9 प्रिज्म में, जी, वहां पर भी आपने जाना है तो आपके पास 30-40 लाख तो होना चाहिए। आपके पास 30-40 लाख रुपया नहीं है 5 9 प्रिज्म में ऑन ग्राउंड पोजेशन अवेलेबल है 35-40 लाख में है। बिल्कुल है। अब 10 मरले का प्लॉट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यानी 3 महीने पहले, आप यकीन करें कि 3 महीने पहले मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो एक बड़े अच्छे सेटअप में बड़ा अच्छा ऑफिसर है, उसने कहा जी मैंने 10 मरला मेरे पास सेविंग है, मैंने लगानी कहीं, तो हमने उनको प्रिज्म में 87 लाख का प्लॉट लेके दिया। अभी 2 दिन पहले उसको मैं कह रहा था कि 1 करोड़ 27 लाख रुपए अगर आपने लेना है तो हाँ करो, तो उसने कहा जी नहीं मैंने तो अभी नहीं बेचना। तो जो कंजेस्ट में कौन कहता है कि प्रॉपर्टी का काम आजकल फ्लोरिश नहीं हो रहा? मैं सिर्फ 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। 2 महीने पहले की बात। अच्छा सर, ये मुझे मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि इंटरेस्ट पैदा होता है ना फिर प्रॉपर्टी में बंदे का, कैसे इतना पैसा बन जाता है प्रॉपर्टी में वैसे? क्योंकि देखिए अभी आए हुए आपको जुमा 8 दिन हुए होते हैं। जुमा 8 दिन से हमारी है कि वो 2 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल से काम कर रहे हैं, वो बंदा देखते ही देखते अपना प्लाजा बना लेता है, गाड़ियां आ जाती हैं उसके पास। तो कैसे इतना पैसा कहाँ से ये निकाला जाता है? ये कमीशन होता है या किस तरह से एक काम करता है प्रॉपर्टी में? बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि रातों रात ऐसा होता है। मैंने लोगों को देखा है कि 10-10 साल, 15-15 साल वो एक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और बिल्कुल बेयरली वो हैंड टू माउथ होते हैं। हर जो हमारा दोस्त प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक है उसको पता है कि हर 5 से 6 साल बाद और 10 साल बाद तो यकीनी एक अरूज आता है, एक बूम आता है, एक अपवर्ड राइज होती है। होता क्या है कि जो डीलर है उसको स्मेल कर लेता है सबसे पहले, और वो फिर बाइंग शुरू कर देता है अपने इन्वेस्टरों के साथ मिलकर। और बात का ऐसा भी होता है कि आपने 10 लाख बयाना किया तो 10 के साथ 10 आपको सेव हो जाता है, ये बिल्कुल होता है। लेकिन अच्छा 10 का बयाना किया। अच्छा, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है नाज़रीन, ऐसा भी होता है रियल एस्टेट के बिजनेस में कि लोग जो है वो प्लॉट खरीदते हैं, उस प्लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट सपोज कि अगर प्लॉट है 40 लाख का या 50 लाख का, उस पर टोकन पकड़ लिया जाता है, टोकन मनी एक पकड़ ली जाती है और उसका टाइम ले लिया जाता है। और कहा यह जाता है, इवन DHA में भी ये चीज होती है कि जी आप ऐसा करें, मुझे 10 लाख रुपए दे दें, बाकी मैं 2.5-3 महीने में आपको पैसे दे दूंगा। और ट्रांसफर फीस जब ट्रांसफर कराएंगे ना तब आपको पैसे मिल जाएंगे पूरे। और उसी बिटवीन जो है ना, इन बिटवीन वही प्लॉट आगे अपना प्रॉफिट रख के बेच दिया जाता है। वो हर मौके पर नहीं होता। मैंने आपसे कहा ना कि जब बूम होता है, जब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही होती हैं, जैसे आजकल है, पिछले पैकेज के बाद आप देखें कि पिछले जून
ऑनवर्ड अभी जो 8-9 महीने हो गए हैं, तो इसमें बूम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और अभी बयाना करके आप सेव कर सकते हैं। हमने बयाना करके नुकसान भी उठाया, ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता है कि आप बयाना करें आप प्रॉफिट कमा लें, नुकसान भी होता है। लेकिन जब मैंने आपसे कहा है कि वो ट्रेंड चल रहा है, ये अपवर्ड वेव एक चल रही है, और वो इस पैकेज की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी बूम पर है। आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी ने पिछले 8 महीनों में रिकॉर्ड रिमिटेंस भेजी है पाकिस्तान में, और उसका जो मेजर पोर्शन है वो रियल एस्टेट में जा रहा है। और अभी जो दोस्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे उनको करनी चाहिए। प्रॉपर्टी एक सेफ्टी है, सिक्योरिटी है आपके ख़ानदान के फ्यूचर के लिए भी, आपके लिए भी। और चूंकि अभी बैंकों के रेट कम है, तो जो प्रॉपर्टी आपको जो है रिटर्न देती है वो बैंक भी नहीं दे रहा है, वो सोना भी नहीं दे रहा, वो स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं दे रहा, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज तो हर बंदा कर नहीं सकता। तो लिहाजा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ आज नहीं कल नहीं 5 साल बाद नहीं 10 साल बाद प्रॉपर्टी ने डबल होना ही होना है, बल्कि 10 साल बाद तो ट्रिपल होना है। सही। तो जो नई सोसाइटीज अभी आ रही हैं लाहौर में, बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स अपनी सोसाइटीज लेकर आ रहे हैं, उन पर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे डेवलपर भी हैं। मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने सबसे पहले तो पार्क एवेन्यू सोसाइटी थी जो कि LDA अप्रूव थी, उसमें मैंने थोड़ी देर के लिए काम किया, तो वो भी बड़ा अच्छा रहा। अभी अल-कबीर टाउन के साथ मैंने दफ्तर खोला है, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े नाम भी हैं जिन्होंने ज़्यादती की है अपने इन्वेस्टर के साथ। उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर नहीं किया। आज भी 10-10 साल हो गए हैं, उन्होंने अपने लोगों को जो है ना वो प्लॉट डिलीवर नहीं किए। तो वो बहुत बड़ा स्टिग्मा है ये रियल एस्टेट की सेक्टर के माथे के ऊपर। उनको चेक करना चाहिए, उनको रेगुलेट करना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, अभी जैसे मैं आपने लास्ट टाइम हम अल-कबीर टाउन में मुलाकात हुई थी, तो 5 साल 6 साल के पीरियड में वो कैसे एक टाइकून बन गया, इस तरह टाइकून बन गया है कि जो उसका इन्वेस्टर था उसको डिलीवरी भी दी है, उसको पैसा मिला है, उसको प्रॉफिट मिला है, और उसकी जो दिली एक आरजू होती थी मेरे साथ कोई धोखा ना करे और ये जो है ना जो प्रॉमिस कर रहा है वो दे, उसने दिया। इसी तरह से बहुत और इत्तेहाद टाउन भी अच्छा काम कर रहा है। इस तरह DHA के लाहौर में और भी सोसाइटीज है जिनको मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैंने वहाँ काम नहीं किया, लेकिन लोग उनका नाम लेते हैं। इसी तरह से इस्लामाबाद में है, कराची में है, जो नए डेवलपर्स हैं, नए बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपने क्लाइंट के साथ वफा की है और अपने प्रॉमिस को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है और डिलीवरी इन टाइम दिया है। आज लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि लोग वहाँ अल-कबीर टाउन में फायदा जो फेज़ 2 है, चूँकि ऑन ग्राउंड है ज़्यादा चीज़ें, तो आज लोग खरीदना चाहते हैं, उनको मिलती नहीं चीज़। अगर मिलती नहीं। अच्छा, क्लाइंट के साथ वफा किया है, क्लाइंट से वफा की जरा डेफिनेशन भी बता दें, क्योंकि बहुतों से तो बेवफाइयां होती रहती हैं। क्लाइंट ये नहीं कहता कि मैंने आपसे अगर 30 लाख की चीज़ ली है तो आप मुझे 10 लाख माफ़ कर दें, 20 लाख में दें। नो, वो कहता है जो आपने डिलीवर किया है, जो क्वालिटी की डेवलपमेंट आपने मुझे देनी थी, इन टाइम आपने मुझे पोजेशन देनी थी, घर बनाने के लिए फैसिलिटेट करना था, बिजली, पानी, गैस और बाकी सहूलियात जो आपने मेरे से प्रॉमिस की हैं, जब 3 साल बाद मुझे आप पोजेशन दें तो सारी की सारी सहूलतें यहाँ मुयस्सर होनी चाहिए। तो ये ना हो कि अभी LDA के पीछे आप घूम रहे हैं कि मेरी तो अभी परमिशन ही नहीं आई, वो ज्यादती है। जिन डेवलपर ने ये असूल फॉलो किया है कि ये LDA की परमिशन के साथ काम करना है, और जो भी मैं एक डेवलपमेंट का पीरियड दे रहा हूँ अपने इन्वेस्टर को, उससे पहले मैंने डिलीवर कर देना है। आप यकीन करें, लोग जोलियां बार-बार के नोट लेके उनके पास आ रहे हैं। अच्छा, ये जो फेक सोसाइटीज होती हैं, क्या समझते हैं इनके बारे में? इनको किसी बड़ी शख्सियत की या LDA की पुष्टपनाही हासिल होती है? यकीनन होती है। बगैर अदारों की पुष्टपनाही के ये फ्लोरिश कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 2 बड़ी चीज़ें हैं जिनमें हमें फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। एक तो ये कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो रेगुलेटरी जिस तरह LDA लाहौर में, बिल्कुल बेसिकली ये उसकी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे ऐसी सोसाइटी हैं बगैर किसी अप्रूवल के, वहाँ घर भी बन रहे हैं, वहाँ सड़कें बन रही, वहाँ प्लाजे बन रहे हैं, वो जुल्म है। जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको भी देखना चाहिए, और ऊपर जो बड़ी हमारी वफाकी हुकूमत है उनको भी देखना चाहिए। जब हम सब कहते हैं कि गैर कानूनी काम नहीं होने देना, तो फिर कैसे हो रहा है? और अगर गैर कानूनी काम को हम चेक करेंगे तो फिर कानूनी चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, फिर उनका हौसला और बढ़ जाएगा, उनको और अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मिलेगी और उनको कामयाबी मिलेगी, तो सारे जो है अप्रूव करा के बेचना पसंद करेंगे। जब आप 2 नंबर तरीकों से लोगों को चीट कर रहे हैं और अदारों को चीट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसको होना चाहिए। खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानियों की और हमारे पाकिस्तानियों की जो डंप हो गई है, उन जो अनअप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट को उसका जवाब देना चाहिए। अभी नैब ने कुछ काम शुरू किया है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ नैब के लिए ये काफ़ी नहीं है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, उनको एक्टिवेट करना चाहिए और उनको जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए। So you mean LD is not good enough in their responsibilities? नहीं, अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि अदारे बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे, काम नहीं, कर रहे हैं। क्योंकि मेरा इंटरव्यू जो वाइस चेयरमैन SM इमरान के साथ हुआ है उसमें तो वो माशाल्लाह अपने काम के लिहाज से बहुत विजिलेंट पाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं फेक सोसाइटीज पर भी काम हो रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो क्या समझते हैं SM इमरान साहब के आने के बाद जो है वो माने या ना माने, अभी भी लाहौर के अंदर सैकड़ों के हिसाब से गैर कानूनी स्कीमें जो बिक रही हैं, सैकड़ों के हिसाब से बिक रही हैं और डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, घर वहाँ बन रहे हैं, प्लाजे वहाँ बन रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो प्रमोट करना चाहता हूँ इस काम को। उनको भी फॉर एग्जांपल LDA के बारे में आपने बात की तो मैं ज़रूर कहूँ, LDA ने चंद महीने पहले एक स्कीम अनाउंस की थी कि LDA की जो स्कीमें हैं, जो LDA अप्रूव्ड है, वहाँ पर जो 10 मरले का प्लॉट है वहाँ 4 स्टोरी घर या बिल्डिंग बना सकते हैं, और जो 1 कनाल है वहाँ 7 स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं। आज तक एक भी अल्लाह के बंदे को जिन्होंने अप्लाई किया अप्रूवल नहीं मिली। क्यों? तो LDA अगर ये काम कर रहा है तो फिर आप बाकी सोसाइटी पे कैसे काम करना आप इतना मुश्किल कर देंगे? अगर अनाउंसमेंट करने के बाद जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है, इन्फोर्समेंट है, उसमें इतनी हर्डल आप डाल देंगे तो जायज़ काम करने वाला डिस्करेज होगा, नजायज़ काम करने वाला इनकरेज होगा। लिहाजा LDA को प्रोएक्टिव होना चाहिए। और अभी जो ये मैंने मेंशन कर दिया आपके सामने इस स्कीम के ऊपर, वो आप पूछें जाके वाइस चेयरमैन साहब से कि क्यों नहीं अभी तक उसके ऊपर अप्रूवल हुई। अगर वो अप्रूवल हो जाए तो इनकलाब आ जाए, LDA के खजाने भर जाएँ, पंजाब गवर्नमेंट के खजाने भर जाएँ और कंस्ट्रक्शन इतनी एक्टिविटी हो कि आपका कोई कारखाना जो है बंद नहीं रहेगा, तमाम फैक्ट्रियां चल पड़ेंगी। तमाम फैक्ट्रियां चल पड़ेंगी, कैसे चलेंगी ये हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मेजर साहब जो है वो इनकलाब की बात कर रहे थे, और इनकलाब जो है वो कैसे ला सकते हैं ये हम जानेंगे जनरल सेक्रेटरी DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन जनाब शाहिद महमूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या समझते हैं प्रॉपर्टी में इनकलाब कैसे लाया जा सकता है? इसकी 2 डायमेंशन हैं जी। एक तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी ग्रोथ और उसके फ्लॉरिश होने की बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिज़नेस ऑलरेडी काफ़ी ग्रो कर रहा है, फ्लॉरिश कर रहा है और बहुत तेज़ी से प्राइसेस बढ़ रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अगर हम DHA की एग्जांपल लें तो अप्रॉक्सीमेटली 125, 30, 50 ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पर हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और प्राइसेस भी ग्रो कर रही हैं। बाकी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान में भी इकनॉमिकली रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी बेहतर हालात हैं। कराची में, इस्लामाबाद में ओवरऑल जो अच्छी जगह हैं जहां पर इन्वेस्टर को और क्लाइंट्स को ट्रस्ट है वहां पर अच्छा बिजनेस चल रहा है। अगर हम उसकी रिफॉर्म्स की बात करें, उसमें इनकलाब की बात करें तो यस, उसमें अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है और हमारी फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स जिसका मैं SVP हूँ उस पर काफ़ी काम कर रहे हैं हम लोग। अभी ट्यूसडे को हमारी नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब जनरल अनवर अली हैदर साहब से काफ़ी लंबी गपशप हुई और हमने काफ़ी तजावीज़ दी। हमने कोई 35 पेजेस का एक उनको बुकलेट बनाकर दी है जिसमें हमने अपनी तजावीज़ दी हैं और हमने उनको बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर में उसकी लिटिगेशंस में, उसको क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करने में और जो उसके SOPs हैं या बायलाज हैं उनको बनाने में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं और उन रोल्स का या उन बायलाज का क्या बेनिफिट होगा और उससे अगर उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अमल करती है तो इंशाअल्लाह ताला यकीनी तौर पे पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर के जो लेकुनास हैं उसको ख़त्म करने में और उसकी ग्रोथ में यकीनन एक इनकलाब आएगा। यकीनन एक इनकलाब आएगा। कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेहतर होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या क्लाइंट जो है वो किस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है, लॉन्ग टर्म की तरफ जाता है या शॉर्ट टर्म की तरफ जाता है? देखें, क्लाइंट जो है वो दोनों इन्वेस्टमेंट करता है। उसमें शॉर्ट टर्म, कुछ लोग शॉर्ट टर्म के होते हैं और कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म को पसंद करता है और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं
वो ज़्यादातर पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान आना होता है, तो उनके लिए वो हमेशा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट्स को पसंद करते हैं। मेरी नज़र में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ही अच्छी होती है, उसमें आपको बेहतर प्रॉफिट होता है, उसमें आपको बेहतर। अच्छा, जब एक जो है वो प्लॉट ट्रांसफर करना होता है एक नाम से दूसरे नाम पर, तो उसमें किन चीज़ों का या किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है? देखें, जो भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसके सबसे पहले तो आप अपनी अमाउंट को सिक्योर करने के लिए ये सोचें कि जहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या ये सिक्योर है। उसके पास तमाम उस सोसाइटी के पास एक अपनी सिक्योरिटी के लवाजमात पूरे उसने किए हैं। लाइक अगर एक सोसाइटी LDA अप्रूव्ड है या LDA एक अथॉरिटी है, जिस तरह DHA है, KDA है, LDA है, CDA है, तो अगर तो वो अथॉरिटी है तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। अगर वो अथॉरिटी नहीं है तो एटलीस्ट किसी अथॉरिटी से वो अप्रूव्ड हो, तो फिर वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। और कोशिश ये करें कि फाइल्स में ना जाएं। जो आजकल फॉर्म्स का एक नया कल्चर मुतारफ़ हो रहा है, सर्टिफिकेट्स का और फॉर्म्स का, उससे इज्तनाब किया जाए। जो अच्छा डेवलपर है, जिसका एक अच्छा नाम है मार्केट में, वहाँ पर इन्वेस्ट करें, या जो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाए। इन्वेस्टमेंट जब सिक्योर हो जाए बेहतर। अच्छा, लोग जो हैं जब प्लॉट लेने के लिए जाते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं, किस प्लॉट को प्रेफरेंस देते हैं? देखें, ये उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी ज़रूरियात के मुताबिक वो डिसाइड करता है परचेज़र या इन्वेस्टर कि मुझे कौन सा प्लॉट ख़रीदना है। मिसाल के तौर पे उसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, उसको फेसिंग पार्क प्लॉट चाहिए, उसको कॉर्नर चाहिए, उसको एक आम, या उसको अपने बजट पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। इसी तरह वो सोसाइटी को विज़िट करता है, वो प्लॉट को विज़िट करता है, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक उसकी ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट लेता है और वही उसको मिलता है। अच्छा, DC रेट में और मार्केट रेट में बहुत फ़र्क आता है, ये रेट्स कौन तय करता है मार्केट के? यहाँ पर बदकिस्मती से पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है। जो प्रीरोगेटिव है वो तो DC का है। ये प्रोविंशियल चूँकि सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी, तो इसका इख्तियार DC के पास है। बट अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट उसमें जंप इन हो जाती है हर साल, और FBR उसकी एक वैल्यूएशन टेबल जारी करता है। लास्ट टाइम भी हमने फेडरल गवर्नमेंट को ये गुजारिशात में भेजा है कि ये प्रीरोगेटिव नहीं है FBR के किसी भी कमिश्नर का या किसी भी उनके ऑफिसर का, इसको ख़त्म किया जाए। अलबत्ता जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें और DC वैल्यू में यकीनी तौर पे जो फ़र्क है उसको कम करने के लिए इक़दाम होने चाहिए, और वो उस पर भी हमने तजावीज़ दी हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस पर भी काम होगा। किसी भी सोसाइटी के लिए जो है NOC की क्या वैल्यू होती है? NOC बैकबोन है किसी भी सोसाइटी के लिए। अगर NOC नहीं होगा तो आपकी सोसाइटी आगे चल नहीं सकती, उसमें डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, उसको बेचना भी इलीगल होगा। तो NOC इज़ मस्ट। तो NOC के बगैर भी सेल परचेज होती है, बहुत सारी सोसाइटीज़ कर रही हैं, और ये पाकिस्तान में एक अलमिया है जिसका नुकसान फिर परचेज़र को होता है, और बहुत सारे केसेस बनते हैं, नैब एक्टिव होता है, मुख्तलिफ इदारे एक्टिव होते हैं। आए दिन आप देखते हैं कि LDA की वेबसाइट पर या अखबारात में आप लिखा देखते हैं कि जहाँ पर लिखा जाता है कि ये सोसाइटीज़ जो हैं ये इलीगल हैं। बहुत अच्छा इकदाम है LDA का कि वो अपनी वेबसाइट पर जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं, उनका कितना एरिया अप्रूव्ड है, तो जो अप्रूव्ड एरिया है सिर्फ उसी में इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन तब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। और मतलब समझ से बाला तर एक चीज़ है, लोग अपना पैसा बर्बाद कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि वो ये सोसाइटी तो इलीगल है। अवेयरनेस नहीं है, बेसिकली अवेयरनेस की कमी है, और हमारे जो डेवलपर हैं वो भी ज़्यादती करते हैं। चूँकि अगर 300 कनाल या 400 कनाल पर एक डेवलपर ने अप्रूवल ली है तो वो 4000 कनाल बेच जाता है। एक आम बंदे को नहीं पता होता इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ का, वो अपनी प्राइस को देखता है, वो ऑन ग्राउंड जो 2-4 ब्लॉक डेवलप्ड होते हैं वो सिर्फ उनको फोकस करता है, और वो ये अज्यूम करता है कि बाकी सोसाइटी भी ये डेवलप हो जाएगी। अब वो अपनी किस्मत या अपनी फेट जो है वो डेवलपर के हाथ में दे रहा है, जिसका उसको किसी वक्त नुकसान भी हो जाता है। अगर किसी के पास 35 लाख रुपए हैं तो लाहौर में किस जगह पर 5 मरले का प्लॉट मिल सकता है? डेवलप्ड एरिया में लाहौर में प्लॉट्स इस वक्त नामुमकिन वाली बात है 35 लाख रुपए में परचेज़ करना। फाइल वगैरह DHA में या LDA में कहीं जाकर कोई
जिस तरह LDA सिटी है या DHA का फेज़ 9 है, तो वहाँ पर कोई 5 मरले की फ़ाइल तो मिल सकती है। डेवलप्ड एरिया में कोई अच्छी सोसाइटी में जो अप्रूव्ड हो, वहाँ पर अभी मेरी नज़र में कोई ऐसी तो फाइल का प्रोसीजर कितना लंबा होता है? आपने फाइल ले ली, उसके बाद कितना उसको कब पोजीशन मिलेगा? देखें, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, वो एक मार्क्ड एरिया जब वो एक्वायर कर लेते हैं, फिर उसकी सेकंड फेज़ आता है बैलेटिंग, फिर थर्ड फेज़ में वो जाकर डेवलपमेंट होती है, उसका एक टाइम फ्रेम बनता है। तो अगर हम फेज़ 9 प्रिज्म की एक एग्जांपल लें तो इसमें तकरीबन उनको कोई 15 साल के। अच्छा, फाइल में ये भी पता नहीं चलता कि मेरा प्लॉट कहीं नाले के पास आएगा या किसी खंबे के साथ आएगा, ये भी नहीं पता होता आपको? एक्चुअली देखें, फ़ाइल है क्या? फ़ाइल का मतलब सिर्फ ये है कि एक अथॉरिटी या एक इदारा आपको इंश्योर कर रहा है कि आपको आफ्टर बैलेटिंग 5 मरले का प्लॉट मिलेगा, जो कि कहीं पर भी हो सकता है, बट उसकी एक लोकेशन, सर्टेन लोकेशन रफली बताई जाती है। लाइक अगर हम ये एक फ्लोर को डिज़ाइन कर लें एज अ फेज़, तो आपको ये बता दिया जाएगा कि इस हिस्से में आपको एक प्लॉट मिल जाएगा। अब वो उस कोने में हो सकता है, इस कोने में हो सकता है, इस कोने में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। 1 करोड़ में मुझे DHA में घर ले देंगे कहीं पर? देखें, 1 करोड़ में घर भी मिलना बहुत मुश्किल है। फेज़ 9 प्रिज्म में टाउन में 1 करोड़ 35 से 50 लाख के दरमियान 5 मरले का आपको प्लॉट घर मिलता है। स्टेट लाइफ में आपको तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का घर मिलता है। DHA की सराउंडिंग में पैरागॉन में चले जाएं तो वहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली यही रेट्स हैं। इसमें आपने मेरे स्टेट एजेंट के पैसे डाल दिए हैं? स्टेट एजेंट का बेचारे का कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, वो थोड़े पैसे होते हैं। थोड़े पैसे होते थोड़े हैं? पैसे। वो भी मैंने पूछने वैसे कि वो कैसे तय होते हैं, कमीशन कैसे तय होता है आपका? जो सेटल्ड वैल्यू का 1%, जो अमाउंट हमारी सेटल होती है उसमें 1% फ्रॉम द सेलर एंड 1% फ्रॉम द परचेजर। तो वो जो अक्सर हम सुनते हैं, डीलर कहते हैं यार वो फलानी चीज तो जो है ना 5 लाख रुपया कटिया है, वो कैसे कटिया होता है उन्होंने? वो भी एक आर्ट है जो कि गलत है। आर्ट है वो? आर्ट है, वो भी आर्ट है, झूठ है। उसमें हम उसको फ्रॉड भी कह सकते हैं और उसको हम चीटिंग भी कह सकते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो कि नहीं होनी चाहिए। हमारे फील्ड में अब कुछ लोग उसका सहारा ले रहे हैं और ये गलत काम कर रहे हैं, जिससे ये इस फील्ड पर भी बहुत सारे एतराज़ात उठते हैं और लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग अच्छा काम करने वाले भी मौजूद हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन के लिए एक धब्बा बन चुके हैं और वो धब्बा बन चुके हैं। सो नाज़रीन, क्या यही वजह है कि प्रॉपर्टी डीलर को या प्रॉपर्टी के काम को फ्रॉड का काम कहा जाता है? हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ्रॉड के कारोबार की। तो हमारे आम कॉन्सेप्ट ये भी पाया जाता है कि रियल एस्टेट के बिजनेस को फ्रॉड का कारोबार भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों के साथ काफ़ी धोखाधड़ी भी होती है। अब शायद साहब ऐसा भी होता है कि लोग डीलर हजरात एक प्लॉट लेके दे देते हैं, वही प्लॉट जब आप ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि जी उस पर स्टे लग गया है, क्योंकि वो आपका प्लॉट ग्रीन बेल्ट में आ चुका है, अब आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी के नाम पर। अच्छा, नहीं, इसको मैं ज़रा इंटरप्रेट कर देता हूँ। ग्रीन बेल्ट वाले प्लॉट्स का स्टे के साथ कोई ऐसा वो लिंक नहीं है। स्टे इज़ अनदर थिंग। जब दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट आता है किसी इशू पर, या वो उसको मल्टीपल बेचा जा रहा होता है, तो उस वक्त इस तरह के कोई लीगल इश्यूज अराइज होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो ग्रीन बेल्ट्स के अंदर प्लॉट्स आते हैं उनको सोसाइटी या डेवलपर जो है वो बेच ही नहीं सकता। अगर वो बेचता है तो वो इलीगल काम कर रहा है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और जो इदारा है उसको आप एप्लीकेशन दें, LDA या जो भी कंसर्न इदारा है उसको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और कहीं पर भी अगर सुनवाई ना हो तो इवन हम कोर्ट से रजू कर सकते हैं, और यकीनी तौर पे कोर्ट्स में हमारी सुनवाई होती है और इस चीज़ को देखा जाता है। ना सिर्फ उस एक प्लॉट की बात बल्कि पूरी सोसाइटी को रिव्यू किया जाता है। फिर LDA या जो दूसरे इदारे होते हैं उनको भी साथ में शामिल किया जाता है। तो ये एक दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
और ये इनका ये मसाइल मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब बात को यहाँ से पकड़े, बात को यहाँ पकड़े, बात तो वहीं पर ही आ जाती है कि स्टे के मुतरादिफ ही चीज हो गई, टाइम क्लॉज उसके अंदर आ गया। बहरहाल हम बात करते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में, इस पर आपके क्या व्यूज है वो भी अपडेट कीजिएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इमरान खान साहब भी इसको बहुत आगे लेकर आ रहे हैं। क्या समझते हैं, हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लाहौर के अंदर कामयाब है? जिस तरह से उसको कराची और इस्लामाबाद में पजीराई मिली है, उस तरह से लाहौर में हाई राइज का उस तरह से कल्चर डेवलप नहीं हुआ। या यूं समझ लें कि लाहौर में जो लाहौरी हैं वो हाई राइज के कल्चर को अवॉइड करते हैं और पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ जो एक पंजाब में लैंड अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो हर इंसान ये समझता है कि मेरी ज़मीन भी अपनी हो और मेरी छत भी अपनी हो। चूँकि हाई राइज में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो यहाँ एक बहुत क्लियर एक माइंडसेट है जिसके मुताबिक हम चाहते हैं कि हमें ज़मीन भी अपनी हो और हमारा छत भी हमारी अपनी हो। अलबत्ता जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसकी अप्रिसिएशन की वजह ये है कि ग्रीन एरियाज़ बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं इन सोसाइटीज़ की वजह से। तो हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के विजन को हमारे डेवलपर्स को आगे लेकर चलना चाहिए और हमारे इदारों को भी आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि इदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी चीज़ों को डेवलप करें ताकि जो शहर है आज नहीं तो किसी दौर में ज़रूर लाहौर को भी ज़रूरत पेश आएगी वर्टिकल लिमिट्स की तरफ जाने की। तो मैं समझता हूँ कि आज से ही जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको इस शहर को नए सिरे से डिज़ाइन करना चाहिए। जब वो अप्रूवल दें सोसाइटीज़ को और स्कीमों को, तो वो इन बायलाज का ख्याल रखें कि आने वाला वक्त वर्टिकल है और वर्टिकल के लिए इदारों को तैयारी करनी चाहिए। तो और लाहौर मेरे ख्याल में वर्टिकल होना चाहिए, क्योंकि पूरे पंजाब से लोग जो यहाँ पर आते हैं अपने यकीनी तौर पे होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है। पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं। हमारा लाहौर तो एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी, बागों का शहर, तो आज वो स्कीमों का शहर बन गया है। स्कीमों का शहर बन गया, बिल्कुल। अच्छा, क्या समझते हैं कि किसी भी सोसाइटी में जब उसकी टाउन प्लानिंग की जाती है तो उसका कवर्ड एरिया, कमर्शियल कवर्ड एरिया कितना रखना चाहिए? उसका रेजिडेंशियल एरिया की रेशो ज्यादा होती है या कमर्शियल की ज्यादा होती है? कमर्शियल की लेस देन 10% होती है किसी भी स्कीम में, और कोई 30 to 40% आपकी रेजिडेंशियल की होती है। बाकी बिल्डिंग प्लेसेस आ जाती हैं और ग्रीन लैंड्स आ जाती हैं, पार्क्स आ जाती हैं, फिर रोड्स आ जाते हैं और ग्रेवयार्ड, जो भी पब्लिक बिल्डिंग वगैरह, इस तरह की काफ़ी चीज़ अमेनिटीज़ के लिए चीज़ें जगह छोड़नी होती हैं आपको। तो तकरीबन आपका मैक्सिमम जो यूटिलाइज्ड एरिया होता है वो कोई 55 या मैक्सिमम 60 के करीब चला जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता, और अगर उसके बगैर अप्रूवल भी नहीं होता। बिल्कुल सही। मैंने 35 लाख की बात की, मैंने 1 करोड़ की भी बात की, लेकिन कहीं पर मुझे ना तो घर मिला है ना ही मुझे प्लॉट मिला है। क्या समझते हैं सर, आजकल के दौर में एक बंदा जो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है उसकी भी ख्वाहिश है कि उसका भी प्लॉट हो, उसका भी घर हो, कहाँ देखते हैं आप उसको लाहौर में? वो कहाँ अपना एक छोटी सी कुटिया बनाकर रह सकता है? देखें, लाहौर की सराउंडिंग्स में इस तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं और लोग अब मजबूर हैं लाहौर की सराउंडिंग्स में इन्वेस्टमेंट करने और वहाँ पर घर बनाने के लिए। अलबत्ता कुछ जो स्कीमें हैं उन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट्स के प्लान्स जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, कुछ अपार्टमेंट्स में भी ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे लोगों के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं आज भी लाहौर के अंदर। लाइक जो भी अप्रूव्ड सोसाइटीज़ हैं, मैं किसी चंद एक का नाम नहीं लेना चाहता, वो फिर किसी को पजीराई मिल जाती है और कोई पीछे रह जाता है। तो अक्सर सोसाइटीज़ में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में 3 years, 4 years, 5 years पेमेंट प्लान दिया जा रहा है ताकि लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए। यही वजह है, अगर आप आसानी से ख़रीद सकते हों तो कोई भी सोसाइटी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो 3 से 5 साल के पेमेंट प्लान में अपना प्लॉट बेचे। बट अब जो डेवलपर्स हैं वो भी मजबूर हैं कि उनको पेमेंट प्लान देना पड़ रहा है। तो आप समझते हैं कि अच्छा इकदाम है इस तरह से? बहुत अच्छा इकदाम है। जो लोग नेट कैश पर एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते उनके लिए एक ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि वो एक टाइम स्पैन में अपनी एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं और उनके लिए एक छत बन जाती है। अदरवाइज उनका जो अपनी छत का एक ख्वाब होता है
वो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। रियल एस्टेट के बिजनेस में अब तक कितना बूम आया है, कितना किया है, और मुस्तकबिल में आप कहाँ देखते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस को? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री तकरीबन बन चुकी है कि इसमें वक्त के साथ साथ हमेशा तब्दीलियां आती हैं और तेज़ी आना भी इसका हुस्न है और प्राइसेस का ड्रॉप होना भी इसके हुस्न में शामिल है। तो ये बहुत देर से ये इसी तरह निज़ाम चलता है और आगे भी चलता रहेगा। राइट नाउ अगर हम देखें तो रियल एस्टेट माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, बट एक सर्टन पॉइंट पर आकर इसने रुकना है और फिर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसमें शफलिंग आएगी, प्राइसेस में भी शफलिंग आएगी, और ये प्रॉपर्टी में होता रहता है, ये रूटीन है, जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज। जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज। नाज़रीन, इसके साथ ही जब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है, शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। नाज़रीन, यहाँ पर सब बिकता है, कमर्शियल कहाँ बिकता है और रेजिडेंशियल कहाँ बिकता है, अभी यहाँ सब बिकता है। बहुत कुछ बताना आपको प्रॉपर्टी के हवाले से बाकी है, लेकिन उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।